हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज आपकी कक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित होने वाली है। आज की कक्षा में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश से मिली हैं, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, महाजनपद काल में क्या रहा है, और इसी तरह से हम उत्तर प्रदेश से संबंधित प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक अध्ययन। प्रागैतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो भारत में पाषाणिक सभ्यताओं की खोज 1863 से प्रारंभ हुई थी, जबकि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण में रॉबर्ट ब्रूसफुट को पल्लवरम तमिलनाडु से एक पाषाण उपकरण मिला था। इसके बाद में अब तक यूपी सहित भारत के कई राज्यों में पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिल चुके हैं। जैसे ही खुदाई होती है तो खुदाई में तरह तरह के हथियार भी मिलते हैं, कहीं आभूषण मिलते हैं, कहीं से धान मिलता है। तो इससे पाषाण संदर्भ आदि का पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह की संस्कृति रही होगी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी खुदाई में अवशेष मिल चुके हुए। इसके बाद में अगला आता है कि पाषाण संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी ने ये चीज़ें हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, वो यहाँ भी संबंधित हैं, इसीलिए हम यहाँ भी इनको अध्ययन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पाषाण संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये कोई अलग नहीं है, ये हिस्ट्री से ही संबंधित है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अब बात अगर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन, क्योंकि सबसे पहले समय क्या आएगा तो पुरा पाषाण का आएगा। तो उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साथ प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र जिले के सिंगरौली घाटी तथा चंदौली जिले के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अगर पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य पूछे जाएं कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताएंगे कि बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र के सिंगरौली से प्राप्त हुए हैं और चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में आता है कि बेलन घाटी के पुरा स्थल जो हैं उनकी खोज, स्थलों की खोज और खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराया गया था। जो बेलन घाटी का की स्थलों की जो बेलन घाटी में पूरा स्थलों की खोज हुई है वो इलाहाबाद के प्रोफेसर थे। कौन? GR शर्मा। उनके निर्देशन में वहाँ की खुदाई करवाई गई थी और वहाँ से जो साक्ष्य मिले उसी आधार पर वहाँ पे ये साबित हुआ कि यहाँ ये पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य हैं। आगे आता है कि बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरण के 60 साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। कहाँ से? बेलन घाटी के लोहदा नाला से पाषाण उपकरण तो मिले ही हैं और उसके साथ में अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। और इस सभ्यता के प्रायः सभी उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। इसके बाद में आता है कि इन साक्ष्यों के आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर? यानी जो कि अस्थियों के निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, या ये कहें कि जो हथियार मिले हैं, इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन्हें आग, कृषि कार्य, गृह निर्माण
आदि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिली है। जबकि कुछ मात्रा में पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में आता है कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण, देखो पूरा पाषाण के बाद में क्या आएगा, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। तो मध्य पाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मिर्जापुर, सोनभद्र के मोरहना पहाड़ से, बगरी खोर, लेखैया आदि स्थलों से, प्रयागराज के मेजा, करछना, फूलपुर, कोरांव, बारा आदि तहसीलों में स्थित पुरास्थलों, प्रतापगढ़ के सराय नाहर, महदाहा, दमदमा आदि पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। अगर मोटा मोटा देखेंगे तो कहाँ से हुआ है, तो मिर्जापुर से हुआ है, मिर्जापुर से हुआ है, और प्रयागराज से हुआ है, और प्रतापगढ़ से हुआ है। किसका, मध्य पाषाण कालीन। पूरा पाषाण अभी हम पीछे के पेज में पढ़ ही चुके हैं, तो इसमें क्या कहाँ से मिला, मिर्जापुर से, प्रयागराज से और प्रतापगढ़ से। लेकिन अगर इसके और सोनभद्र से भी मिला है। लेकिन अगर ये पूछा जाए अंदर का, तो सोनभद्र जिले में मोरहना पहाड़ पड़ता है, बगरी खोर पड़ता है, लेखैया पड़ता है। इसके बाद में प्रयागराज में मेजा, करछना, फूलपुर, कोरांव, बारा आदि तहसीलों में, और प्रतापगढ़ के जिले की बात करी जाए तो सराय नाहर, महदाहा, दमदमा आदि पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो मध्यकालीन संस्कृति के उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा सूक्ष्म और सुंदर, चिकने होते थे। यानी जो पूरा पाषाण काल में औजार बनते थे वो इतने नुकीले नहीं होते थे, इतनी शार्प नहीं होते थे। धीरे धीरे आविष्कार होता गया तो चीज़ों में अच्छी समझ बनती गई। तो पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं उससे कहीं अच्छे उपकरण, चिकने और सुंदर उपकरण कहाँ मिले हैं, मध्य पाषाण काल में मिले हैं। इसके बाद में है कि सराय नाहर से 15 शवदान मिले हैं। यानी 15 कब, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि 15 कब्र मिली हैं, जिनमें कि मृतक का सिर पश्चिम की ओर था। प्रयागराज के मेजा तहसील, प्रयागराज जिले में एक तहसील पड़ती है मेजा तहसील के चोपनी मांडों से झोपड़ी, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। ये मिले कब है, मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में इस तरह की कोई चीज नहीं मिली है। इसके बाद में महदाहा स्थलों से उपकरणों के साथ साथ सिल लोढ़ा यानी सिलबट्टा कहीं कहीं बोला जाता है उसको, गर्द चूल्हे, अस्थि एवं सींग के आभूषण के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन कब मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। पूरा पाषाण काल में इस तरह के कोई हथियार नहीं मिले हैं। आप हर तरीके से ये देख सकते। फिर देखा आता है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। अभी हम मध्य पाषाण का पढ़ रहे थे, अब कहाँ है, नवपाषाण काल का। तो नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, प्रयागराज में कहाँ, बेलन घाटी स्थित कोलडिवा, महगढ़ तथा पंचोह। इसके बाद में मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ जिले आदि जिलों के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ, क्या, नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में। बाकी भारत में भी और जगह प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ यूपी स्पेशल के बिहार पे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम यूपी स्पेशल में ही देखेंगे कि यूपी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किस समय मिली हैं। इसके बाद में आता है कि बेलन घाटी के नवपाषाण कालीन स्थलों से झोपड़ियाँ बनाने, कृषि करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि इस काल का मानव कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन करने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा उस पर चित्रकारी आदि पॉलिश करने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि से परिचित हो गया था। क्योंकि ये जो चीज़ें मिली हैं, इनसे पता चल रहा है कि अब मानव प्रगति कर रहा है। आगे बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, आदि ऐतिहासिक काल को में ही ताम्रपाषाण या ताम्रकांस्य युग भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को ही। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद में, यानी अभी
पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तक हम पाषाण युग की बात कर रहे थे, लेकिन अब मानो पाषाण से धीरे धीरे धातु प्रयोग में आने लगा। तो बात आई है कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ। इसके बाद में सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। अगर धातुओं के पहले मनुष्य क्या करता था, पत्थर का प्रयोग करता था। वो बड़े बड़े पाषाणों से हथियार बनाता था, बड़े बड़े पाषाणों का यूज अपने गुफा बनाने में करता था। लेकिन अब क्या करता है, अब वो धातु का प्रयोग करना सीख गया है। और उसने सबसे पहले प्रयोग किसका किया, तांबे का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में कांसे का और अंत में लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। फिर है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, मेरठ एवं सहारनपुर के पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, मेरठ से मिले हैं और सहारनपुर से मिले हैं। इसके बाद में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के उपरांत, यानी ताम्रपाषाण कालीन, अभी हमने क्या पहले पाषाण कालीन सभ्यता पढ़ा, उसके बाद में ताम्रयुगीन या ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता पढ़ी, उसके बाद में कांस्य सभ्यता का उदय हुआ। सैंधव सभ्यता ताम्र कांस्य सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करती थी और यह सभ्यता 2500 BC यानी 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी। यानी जो सैंधव सभ्यता थी ये 2500 BC के आसपास फल फूल रही थी। अब उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ से, बड़ा गांव और हुलास जो सहारनपुर जिले में पड़ता है यहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि नई खोजों के अनुसार, क्योंकि दिन प्रतिदिन खोजें तो चल ही रही हैं, ये जो है ये पहले मिला था, लेकिन नई खोजों के अनुसार बुलंदशहर के भटपुरा एवं मानपुरा, मुजफ्फरपुर के मांडी गांव तथा कैराना क्षेत्र से भी इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता से पूर्व, यानी सैंधव सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। सैंधव सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, वैदिक सभ्यता तो जो थी वो ग्रामीण थी। लेकिन इनके बीच का जो समय था से पूर्व की सभ्यता को उत्तर सैंधव सभ्यता कहा गया। यानी जो सैंधव सभ्यता के बाद का समय और वैदिक सभ्यता के बीच का समय था उसको उत्तर सैंधव सभ्यता कहा गया है। और उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता यानी उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर, हुलास से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा आदि जिलों से कुछ ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं। अब पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल या लौह काल। सैंधव और उत्तर सैंधव यानी सैंधव सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के बीच का जो समय था उसे उत्तर सैंधव कहा गया है। तो सैंधव और उत्तर सैंधव सभ्यता के उपरांत भारत में नवीन सभ्यता का उदय हुआ, उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता कहा गया। इसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश यानी उत्तर प्रदेश था, जो सरस्वती से लेकर गंगा नदी के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद में वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, तो आपको रिवाइज करने में सही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे आता है कि कुरु राज्य का आधिपत्य दिल्ली व थानेश्वर तक विस्तृत था तथा राजधानी आसंदीवत थी। अगला क्वेश्चन है कि पांचालों का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों तक था और इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। हम कुरु पांचाल जैसे राज्यों का
अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इस काल के 4 प्रकार के मृदभांडों काला और लाल, काली लेप युक्त चित्रित, धूसर और मृदभांड में से जो लाल मृदभांडों के अवशेष हैं वो समूचे उत्तर प्रदेश से मिले हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जहाँ भी खुदाई हुई है और जहाँ मृदभांड मिले हैं वहाँ पे लाल मृदभांड के अवशेष ही मिले हैं। आगे पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या हुआ है कि महाजनपद काल में बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से हमें ये ज्ञात होता है कि 16वीं शताब्दी BC के प्रारंभ में समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। उस समय दक्षिण भारत में मात्र एक राज्य था अस्मक, बाकी सभी उत्तर भारत में ही थे। 15 उत्तर भारत में थे और एक अस्मक राज्य था जो महाराष्ट्र में पड़ता था, उसको छोड़कर बाकी सभी उत्तर भारत में ही थे। तो 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इसके बाद में उत्तर भारत के इन 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश का भूभाग थे। यानी इन जो 16 बड़े महाजनपद थे, इन 16 बड़े महाजनपदों में एक महाजनपद था अस्मक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और बाकी 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे और उनमें से भी 8 जो थे वो यूपी में थे, कुछ बिहार में थे, इस तरह। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितने थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? तो पांचाल था, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। ये क्षेत्र पड़ता था बरेली बदायूं का। इसके बाद में कुरु था, कुरु में भी राजतंत्र था। उस समय हर जगह राजतंत्र ही था सिवाय मल्ल को छोड़कर, तो यहाँ राजतंत्र था। और इसकी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका क्षेत्र आज का अगर देखा जाए तो मेरठ था, दिल्ली, थानेश्वर यानी कन्नौज का क्षेत्र था। और एक राज्य था वत्स, यहाँ भी राजतंत्र था। और कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र था। चौथा राज्य था आपका सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। कौशल था पांचवा, कौशल की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी। श्रावस्ती भी थी, इसकी 2 राजधानियाँ थी। जो उत्तरी कौशल की राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और जो दक्षिणी कौशल की राजधानी थी वो साकेत यानी अयोध्या थी। ये अवध के आसपास का क्षेत्र पड़ता था। मल्ल राज्य था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी और ये कुशीनगर देवरिया के आसपास का क्षेत्र था। 7वां राज्य था आपका काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी और ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। 8वां राज्य आपका था चेदी वंश, चेदी की राजधानी थी सुक्तमती, यानी ये क्षेत्र आपका पड़ता है बांदा के आसपास का क्षेत्र। तो आपके 8 राज्य कौन कौन से थे? पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। आपको यहाँ लिखा नहीं मिला लेकिन मैंने बोला है तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं है या इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आगे आता है कि उपरोक्त 8 महाजनपद, यानी अभी जो मैंने आपको 8 महाजनपद बताए हैं कि अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2 और गणराज्य थे। एक था कपिलवस्तु के शाक्य और दूसरा था सुमेर गिरी के यानी चुनार के भग्ग। यहाँ भग्न लिखा है, भग्ग था, भग्ग। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ते, लेकिन ये महाजनपद में शामिल नहीं थे, ये इतने बड़े राज्य नहीं थे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनसे पहले कुछ तीर्थंकर हुए हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन कौन से तीर्थंकर थे? पहले थे हमारे पार्श्वनाथ जी, इनका वाराणसी में हुआ। संभरनाथ जी और चंद्रप्रभा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद में उत्तरी भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं। कौन कौन से? मथुरा और उज्जैन। और इसमें से एक हमारा मथुरा
जो कि उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र रहा है। मूर्तियों में मथुरा कला स्पष्ट देखी जाती है आज अभी भी। इसके बाद में आता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो गौतम बुद्ध जी थे, उनके पिता कपिलवस्तु जो सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है, वो भी यूपी का ही एक भाग है, तथा माता जो थी वो रामग्राम जो गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। यानी ये कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जो संबंध था वो उत्तर प्रदेश से ही था। हालांकि उनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नामक वन था, नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, तो जन्म उनका वहाँ हुआ था। लेकिन उनके जो पिता थे वो क्षत्रिय वंश, शाक गणराज्य में क्षत्रिय वंश के शाकगढ़ के मुखिया थे। आगे आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। उसको ऋषिपत्नम या मृगदाव भी कहते हैं। ये भी वाराणसी में के पास पड़ता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश की ही बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यानी उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश में ही उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। और ये भी है कि उन्होंने अपना सर्वाधिक जीवन, अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है। आगे आता है कि बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कौन कौन से थे, तो पहला नंबर है आपका कपिलवस्तु के शाक। वैसे उस समय राजतंत्र का समय था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिनमें गणराज्य था, जैसे कपिलवस्तु के शाक यानी गौतम बुद्ध के का जहाँ जन्म हुआ था, जिस गणराज्य के मुखिया उनके पिता थे। समर सुमेर पर्वत चुनार के भग, यहाँ भी गणराज्य था। इसके बाद में केलपुत्र कालाम, यहाँ भी गणराज्य था। रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिपलीय वन के मौर्य, यहाँ पे राजतंत्र नहीं था, यहाँ गणतंत्रात्मक शासन चलता था, जैसे कि हमारे यहाँ अभी भारत में चल रहा है गणतंत्र। अभी तो इस समय तो काफ़ी देशों में गणतंत्र है, लेकिन उस समय ये गणतंत्र होना अपने आप में एक बड़ी बात थी और गर्व की बात थी। आगे बढ़ते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं जैसे विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वाराह, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की प्राचीन मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में सिर्फ जैन या बौद्ध धर्म ही नहीं, सनातन धर्म भी फल फूल रहा था। इसीलिए ब्राह्मण धर्म से कह दिया जाए या सनातन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिली हैं। आगे है कि हाल ही में सोंख, जो कि मथुरा जिले में पड़ता है, कि खुदाई में कुषाण कालीन मंदिर मिला है, जो ब्राह्मण धर्म का द्योतक है, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि जो कुषाण वंश का फलना फूलना हुआ वो मथुरा में कुषाण वंश की बहुत मूर्तियां मिली हैं, जो अपने समय में एक उत्कृष्ट काल था मूर्तियों से संबंधित। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मगध जनपद के बारे में, मगध राज्य के बारे में देखते हैं। मगध राज्य में जो सबसे शक्तिशाली राजा था, मगध की राजवंश की जो स्थापना की थी, तो मगध की स्थापना में नाम आता है बिंबिसार का। और बिंबिसार का एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और इसके बाद में उसका पुत्र था उदयन, उसने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी में बैठा था। इसलिए, और ये जो वंश था इसको हर्यक वंश कहते हैं, लेकिन लगातार पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने के कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो मगध राज्य की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी। फिर बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। कुछ समय बाद
उसका पुत्र उदयन ने उसकी हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया। इसलिए बिंबिसार के वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो जब अजात शत्रु का समय चल रहा था, उस समय मगध के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश में अजात शत्रु का शासन था। उसके बाद में सत्ता परिवर्तन होता चला गया और नंद वंश का शासन आया। तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्मानंद, महापद्मानंद के समय में मगध का विस्तार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और यहाँ तक कि कर्नाटक, उड़ीसा तक का विस्तार इसने अपने समय में मगध का कर लिया था। इसके बाद में महापद्मानंद के समय में ही एक बात और जान लेते हैं कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण है। आप इसका समय हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। आक्रमण हुआ था, लेकिन उस समय पद्मानंद का इतना भय था कि डर बस वह व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ा और वहीं से वापस हो गया था सिकंदर। इसके बाद में नंद वंश के बाद में नंद वंश का जो आखिरी शासक था वो था गणानंद, और उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से करके नंद वंश को समाप्त कर दिया और वहाँ मौर्य वंश का स्थापना गई। तो मौर्य वंश का शासन आया, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना था। तो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अशोक। अशोक के इतिहास का स्रोत हमें उसके अभिलेखों से मिलता है, क्योंकि अशोक ने जो भी काम किए हैं वो उसने अभिलेख और शिलालेखों में वर्णित करवाया है। अशोक के अब तक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं लगभग, जिनमें से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले कुछ अभिलेख हैं, जैसे कि एलोरा जो मिर्जापुर में है, लघु शिलालेख। इसके बाद टोपरा जो खिजराबाद सहारनपुर में है, स्तंभ लेख मिला है। मेरठ से स्तंभ लेख मिला है। कौशाम्बी से भी स्तंभ लेख मिला है। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख मिला है। और इसके बाद में ये 5 शिलालेख उत्तर प्रदेश से मिले हैं। किसके? अशोक का। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक कालीन कितने शिलालेख हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, तो आप आंसर देंगे 5 शिलालेख मिले हैं। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कौन कौन से मिले हैं, तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको मिले हैं। इसके बाद में इनकी कुछ खास बात है वो देख लेते हैं। तो जो टोपरा शिलालेख है, तो टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग किले में स्थापित कराया गया। यानी जो टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख है उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था और उसने दिल्ली में लगवाया, और जो कौशाम्बी में इनका एक स्तंभ लेख अशोक का लगा था उसे अकबर ने वहाँ से हटा के इलाहाबाद में जो किला बना हुआ है संगम के किनारे, उस किले में एक स्तंभ लेख लगा है, वो अकबर ने वहाँ से ला के वहाँ स्थापित करवाया था। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है। आगे बढ़ते हैं कि सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर जो सिंहों की आकृति बनी है वही भारत सरकार द्वारा अपना राजकीय चिन्ह बनाया गया है। आगे अशोक कालीन पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण जो हुआ है, यानी जो पाषाण की कलाकृतियां बनी हैं, जो निर्माण हुए हैं, यानी जो स्तंभ लेख शिलालेख बना है, इसमें जो पत्थरों का यूज हुआ है वो पत्थर मिर्जापुर के पास मिर्जापुर जिले में एक चुनार पड़ता है, वहाँ से ही पत्थर लाए गए हैं, बलुआ पत्थर। उसी से अशोक के समय जो शिलालेख बनाए गए थे उसी से बनाए गए थे। आगे बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश के बारे में पता चलता है कि अयोध्या शिलालेख है। अयोध्या नाम का एक शिलालेख है, जिससे ये पता चलता है कि पुष्यमित्र जो शुंग था वो ब्राह्मण धर्म मानने वाला था, यानी ब्राह्मण धर्मानुयायी था, और पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। किस काल में? शुंग वंश के समय में।
इसके बाद में शुंग वंश खत्म हो गया और कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के बाद में इस वंश का जो राजा था वो प्रथम राजा था वासुदेव, और उत्तर भारत में इस वंश का शासन 75 बीसी के से लगभग 30 बीसी तक रहा है। उसके बाद में हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक शासन आता है, शक वंश, कुषाण वंश आता है, गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त था उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियान इसने किया था। उत्तरापथ वही है जो आज के समय में जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध है। ये उस समय पेशावर तक जाता था और इसका अभियान किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, उत्तरापथ और दक्षिणापथ का। तो उत्तरापथ में उत्तर प्रदेश के 4 राज्य शामिल हैं, यानी उत्तरापथ जो निकलता है वो बंगाल से लेकर पेशावर तक जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश से होते हुए निकलता है। और उत्तर प्रदेश क्या, वो तो कानपुर से भी होते हुए निकलता था। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले उसमें शामिल हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि उत्तरापथ में उत्तर प्रदेश के, आज के समय के उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 4 जिले शामिल हैं। और जो समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसने जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियान किया था उसका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके बाद में गुप्तोत्तर वंश आता है, यानी गुप्तों के बाद में कौन से वंश रहे वो आएगा आपका पुष्यभूति वंश आता है। पुष्यभूति वंश के बाद त्रिकोणात्मक संघर्ष होता है। ये सब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें यूपी में कुछ लेना देना है नहीं इसका। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बात बता दी। आगे दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश अभी आपको अगली क्लास में दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी। उसके लिए आपको इससे आगे की जो उत्तर प्रदेश से का ऐतिहासिक महत्व से संबंधित एक क्लास आपको और दी जाएगी। इससे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आपको क्लास कैसी लगी ये तो ज़रूर आप बताएं कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।